बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम लास्ट टॉपिक में चैप्टर 4 ए सेलुलर लाइफ का आगाज कर चुके हैं। आज हमने इस लेक्चर में जो दो एसएमओ कवर करने हैं वो ये हैं। फर्स्ट हम बताएंगे डिफरेंट जो मॉडल वायरसेस है इनका स्ट्रक्चर। इनमें तीन वायरसेस, मॉडल वायरसेस जो मेंशन किए गए हैं, उनमें नंबर 1 बैक्टीरियोफेज है, फिर एचआईवी है एंड देन फ्लू वायरस है। इन तीनों का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और साथ ही फ्लू वायरस से रिलेटेड एक और एसएमओ भी है जिसमें वो हमें बताता है आपने लिमिटेशंस बतानी है फ्लू वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है इसकी, कि ये वैक्सीन क्यों सक्सेसफुल नहीं रहती, उसकी क्या वजूहात है। तो हमने चूंकि फ्लू वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसी के साथ इसको भी साथ ही मिला दिए। नॉलेज जो है वो इससे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस दिया है। जल्दी से हम इसे अंडरस्टैंड करते हुए कवर करते हैं। वायरसेस जो है अगर आप ओवरऑल देखो तो इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करके इनके स्ट्रक्चर को देखना चाहो तो आपको इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल भी मिलता है। और उसकी वजह क्या है? दो ही तो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास प्रोटीन है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है। तमाम वायरस असल में यही चीज है। हाँ, कुछ में हम देखते हैं कि एनवेलप भी आ जाती है। और अगर मैं आपको दोबारा लास्ट लेक्चर में जो हमने इसकी एनिमेशन देखी थी वो दोबारा दिखाऊं, इसकी आप सिमुलेशन लगाए कि वायरसेस जो हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी रख रहे हैं। ये देखो, ये हमने इनके सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल की बेस पे, स्ट्रक्चर की बेस पे हमने इन्हें क्लासिफाई किया था कि आपके पास ये हेलिकल भी है, क्यूबिकल भी है, यानी इकोसाहेड्रल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ये हम लास्ट में देख चुके हैं। लेकिन बेसिकली तो आपके पास, अब दोबारा इस स्लाइड पे दो ही चीजें हैं, जेनेटिक मटेरियल है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है। हमने इनमें से अब जो तीन वायरसेस हैं जो ज्यादा कॉमन है इन्हें पढ़ने हैं। इनमें नंबर 1 बैक्टीरियोफेज है जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे अगर हम लफ्ज को देखें तो बैक्टीरिया के लिए है, फेज का मतलब है जी ईटर, डिस्ट्रॉयर। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हम कहते हैं, खा जाते हैं आसान अल्फाज में, इन्हें आप बैक्टीरियोफेज कहते हो। हम इन्हें सिंपली फेज भी बोलते हैं या फेज वायरस भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज कुछ स्टैट है, इन्हें आप पढ़ लो, एमसीक्यूज में काम आएंगे। इनकी अगर आप लेंथ देखो तो आपको ये 24 से 200 नैनोमीटर की लेंथ में मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसमें बैक्टीरियोफेज में देखें तो इनमें भी बहुत वैरायटी है। हम इनमें से भी एक स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज को मॉडल बैक्टीरियोफेज के तौर पे लेते हैं कि हम इसको अंडरस्टैंड कर लें तो बाकी के बैक्टीरियोफेज को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। और वो फेज जिसे हम मॉडल बैक्टीरियोफेज के तौर पे लेते हैं वो T4 फेज है। और इसकी वजह यह है कि ये आपके पास बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया पे अटैक करता है, विच इज ई कोलाई या एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया, जिस वजह से हम इसको मॉडल बैक्टीरियोफेज के तौर पे लेते हैं। कहते हैं कि आपके पास आर्कीटाइप का काम करता है। आर्कीटाइप हम जनरल टर्म यूज करते हैं कि जब भी आपने कोई चीज बनानी है तो आप सबसे पहले उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मॉडल बनाते हो। आप कहते हो ये बेसिक मॉडल है, इसके अंदर वेरिएशन लाके हम वैरायटी लाते जाएंगे। तो वो जो बेसिक मॉडल होता है वो आर्कीटाइप होता है। यही चीज बैक्टीरियोफेज में भी है। अगर आपने उसे समझना है तो आप उसके लिए T4 को समझ लो, ये वही काम करेगा जो आर्कीटाइप का काम है। हम दो हिस्सों में इसके स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं इसमें हेड है और दूसरा हम कहते हैं इसमें टेल है। अब हेड जो है ना, हेड वो पोर्शन है जिसमें डीएनए, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। हम वर्ड जीनोम भी यूज करते हैं। जीनोम आप कहते हो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो वो डीएनए जीनोम की शक्ल में बैक्टीरियोफेज के हेड में मौजूद है। और हेड जो है ये आपके पास प्रोटीन शेल का बना हुआ है, अंदर है डीएनए, लेकिन बाहर अगर आप देखो तो वो प्रोटीन कोट है। इसे आप बोलते हो कैप्सिड। ये जो प्रोटीन शेल है, ये कैप्सिड जो है इसके अंदर यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं जो इसको बनाते हैं। इन सब यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स। शेप की अगर हम बात करें तो हेड की जो शेप है ये कॉम्प्लेक्स होती है और ये आइकोसाहेड्रल होती है। आइकोसाहेड्रल आपके पास ऐसी ज्योमेट्री और शेप को कहते हैं जिसके 20 फेसेस होते हैं। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगा, बल्कि हम सिमुलेशन में पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं हेड की।
टेल की दफा दोबारा आ जाएंगे। ये देखें जी, आपके पास सेंटर के अंदर बैक्टीरियोफेज है, ये आपका बैक्टीरियोफेज है। वायरसेस के लिहाज से देखो तो बैक्टीरियोफेज में ये कॉम्प्लिकेटेड वायरस है। अब इसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका हेड है, ये देखिए जी, इतने पोर्शन को आप हेड बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट करके दिखाया हुआ है ताकि हम हेड के अंदर मौजूद जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसे भी देख सके। लेकिन ये जो बाहर आपके पास स्ट्रक्चर है ये असल में प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जिसे आप कैप्सिड कह रहे हो। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हेड का। इसके अलावा नीचे जितना भी स्ट्रक्चर है ना, ये आपके पास टेल है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हेड के, इसको हम पढ़ते हैं। वापस आते हैं स्लाइड पे। अब टेल के अंदर हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर नजर आने लगे, इन्हें हम डायग्राम से भी देख लेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे। और ये भी अगर हम देखें तो असल में प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं, इसलिए यहां वर्ड यूज हुए लॉन्ग प्रोटीनेशियस पार्ट अटैच टू द हेड। इसे आप कहते हो टेल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है हेड की निस्बत। इसमें अगर हम देखें तो एक हिस्सा होता है कॉलर, या आप उसे नेक भी कहते हो। कॉलर नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो पोर्शन है जहां पे टेल और हेड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके नीचे कोर होता है, बेसिक रीजन होता है। फिर आप देखते हो बेसिक बेस प्लेट है और उसके साथ फाइबर्स है। अब यही स्ट्रक्चर हम डायग्राम में भी देखते हैं। ये देखो, ये आपके पास यहां से ऑनवर्ड ना टेल है, जिसमें सबसे पहले अगर हम हेड वाली साइड से आए हमें नेक या कॉलर मिल रहा है। इसके नीचे यहां कोर होता है, ठीक है। कोर जो है वो अंदर रह जाता है, उसके बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम शीट कहते हैं, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कॉलर, उसके नीचे कोर है, कोर के बाहर शीट है। और ये देखो, ये एक और प्लेट है यहां पे, इसे आप कह रहे हो बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के साथ आप देखो 6 टांगे हैं, फाइबर्स हैं, इन्हें आप कहते हो टेल फाइबर्स, जिसकी वजह से वायरस लैंड करता है, अटैच होता है। और इस ब्लेड के, बेस प्लेट के नीचे देखो आपको छोटे छोटे स्पाइक्स मिल रहे हैं। ये आपके पास टेल का स्ट्रक्चर है, जो कि क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, इसे हम अभी पढ़ते हैं। कहते हैं कॉलर जो है ये जंक्शन का काम कर रहा है, ये हेड और टेल को मिला रहा है। और टेल के नीचे आप देखते हो आपके पास एक टेल अंदर से होलो है, खाली स्पेस है, और इसका वो हिस्सा जो है वो ट्यूब या कोर कहलाता है। इस कोर के बाहर एक और प्रोटीन कवरिंग होती है जिसे आप शीट बोलते हो। मैंने अभी आपको बताया कि कोर अंदर से खाली है, बाहर उसके प्रोटीन कवरिंग शीट है। ये प्रोटीन शीट क्या कर रही है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही है कोर को, और साथ ही साथ उसे इस काबिल बना रही है कि वो बैक्टीरिया होस्ट जो है उसके ऊपर लैंड कर सके, उसके साथ अटैच हो सके, और फाइनली वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में एंटर कर सके। ठीक है, हम साथ डायग्राम भी देखते हैं ताकि जो बातें पढ़ा रहा हूं वो समझ भी आए। ये देखो, ये आपके पास लैंडिंग हो रही है, ये बैक्टीरियल सरफेस को दिखाया हुआ है, पूरा बैक्टीरिया नहीं हम लेके चल रहे। वायरस आके जब लैंड कर रहे हैं ना, तो ये जो कोर वाला हिस्सा, ये देखो अंदर से खाली है, ये कोर है। ये जो अंदर से एम्प्टी हिस्सा है, ये वो ट्यूब है, कोर है, जहां से डीएनए ने मूव करना है। कहते हैं ये कोर असल में इसको लैंडिंग में, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। क्यों? अभी से देख लो कि ये कोर अभी आप देखोगे कंट्रैक्ट करेगा। जब ये कंट्रैक्ट करेगा ना, तो इस कंट्रैक्शन के नतीजे में आप देखोगे जो ऊपर डीएनए है ना, उसको यहां से होस्ट में, बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा दिया जाएगा। तो इसलिए पीछे हमने ये टर्म यूज की, ये अटैचमेंट में भी हेल्प दे रहा है। और जब अटैचमेंट हो गई है, अब वायरस के डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट भी करवा रहा है। दूसरे एंड पे हम देखते हैं हमें बेस प्लेट मिलती है, ये हमने अभी देखा। इस बेस प्लेट के छोटे छोटे नीचे स्पाइक्स थे, और इसके साथ हमने देखा 6 टेल फाइबर्स हैं। ये देखो, बेस प्लेट है, नीचे स्पाइक्स हैं, और 7 टेल फाइबर्स हैं। ये टेल फाइबर्स हमें यहीं से आइडिया हो रहा है ये काम क्या कर रहे हैं। इनका काम आपके पास बैक्टीरियोफेज की अटैचमेंट करवाना है बैक्टीरिया के साथ, ये टेल फाइबर्स का।
और साथ ही आप देखते हो कि जो टेल है ना, यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज होता है। हम इस एंजाइम को लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम असल में पता है क्या करता है? ये उस जगह जहां से वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया में एंटर करना है, ये उस जगह से बैक्टीरिया की वॉल को डैमेज करता है। देख रहे हो, जब तक बैक्टीरिया की वॉल इंटेक्ट रहेगी, सेफ रहेगी, आपके पास वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वायरल डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जरूरी है कि बैक्टीरिया की वॉल को यहां से हम डिस्ट्रॉय करें, और डिस्ट्रॉय करने के लिए वायरस फिर क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करता है। ये जो है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करता है, डिग्रेड करता है, ताकि वायरल डीएनए को इंसर्ट करवाया जा सके होस्ट सेल के अंदर। कहते हैं आपके पास जो फेजेस है ना, इनमें भी अगर आप देखो तो टेल का साइज वेरी करता है। टेल साइज में वेरिएशन की वजह से फिर हम फेजेस को फर्दर क्लासिफाई भी करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं एनिमेशन पे। अब मैं आपको टेल रियल लाइफ में दिखाता हूं कि 3D आपको ये टेल कैसी नजर आती है। ये देखिए, ये आपके पास टेल है जिसमें आप देख सकते हो, मैं पहले आपको लेबल करवाता हूं, फिर मैं आपको इसको 3D घुमा के भी दिखाता हूं। ये है आपकी कोर और नेक, जिसने हेड और नेक को, हेड और टेल को अटैच किया हुआ है। नीचे का सारा स्ट्रक्चर है टेल। ये जो आपको बाहर से नजर आ रहा है ना, ये असल में वो प्रोटीन शीट है। इसके अंदर एक वो होलो ट्यूब है जिसे हम बुक में कोर या ट्यूब का नाम दे रहे हैं। और नीचे देखो आपके पास ये लो, ये पड़ी हुई है बेस प्लेट, और इस बेस प्लेट के साथ हमें कुछ स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ टेल फाइबर्स हैं, जिसकी मदद से इस वायरस ने बैक्टीरिया की सरफेस पे ना सिर्फ लैंड करना है बल्कि उसके साथ अटैच भी करना है। अब आप इसको देखो 3D, ये देखो, ये वो रही स्पाइक्स जो नीचे की तरफ है, और किस तरह बेस प्लेट से आपके पास ये फाइबर्स निकले हुए। ठीक है, वापस आते हैं स्लाइड पे। हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आगे इनकी लाइफ साइकिल इनको हम मजीद पढ़ेंगे कि ये करते क्या। सेकेंड हमारा जो वायरस है वो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये आपके पास एक रेट्रोवायरस की टाइप है। रेट्रोवायरस क्या है ये हमने पढ़ना है। रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर आप देखते हो एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो इनके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, फिर वो डीएनए होस्ट सेल के अंदर जाता है, अटैच होता है। ठीक है, तो आपके पास HIV एड्स कॉज करता है, और इसको हमने 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया था। अगर आप शेप के लिहाज से देखो तो स्फीरिकल है, और डायमीटर हम कहते हैं 120 नैनोमीटर। ये हमारी स्टैट्स हमें एमसीक्यूज में स्पेशली काम आएगी। इतना छोटा साइज है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आप देखते हो कि इसके अंदर कंप्लेक्सिटी होती है, स्ट्रक्चर कंप्लेक्स है। सबसे बाहर आप देखते हो आपको मेम्ब्रेन कवरिंग मिलती है, जिसे आप एनवेलप भी कहते हो, जो इसने होस्ट से ली होती है। अंदर मैट्रिक्स होता है, फिर जाके मैट्रिक्स के अंदर आप देखते हो कैप्सिड, और फाइनली इसका जीनोम, जो कि डीएनए या आरएनए कुछ भी है। अभी हम देखते हैं इस शक्ल में। सबसे पहले आपके पास बाहर की साइड पे एक मेम्ब्रेन कवरिंग है, इसे हम कहते हैं एनवेलप। ये जो एनवेलप है इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ये होस्ट सेल से ली जाती है, वायरस की अपनी नहीं होती। और स्ट्रक्चर वाइज फिर आप देखते हो ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये लिपोप्रोटीन डबल लेयर होती है। ठीक है, चूंकि ये आपके पास होस्ट सेल से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्पेसिफिकली आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। कहते हैं इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, एनवेलप है, इसके ऊपर स्पेशल स्पाइक्स प्रोटीन्स होती हैं। ये वो स्पाइक प्रोटीन होती है जिसकी मदद से वायरस अपने होस्ट सेल पे अटैच होता है। इनकी तादाद कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, 72 होती है ये स्पाइक प्रोटीन, जिनकी मदद से इसने अटैच होना होता है। अब अगर आप स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें आपको पता लगता है दो तरह की आगे से प्रोटीन्स हैं, जिन्हें आप ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हो। ये भी दो तरह की है, ये दोनों मिलकर स्पाइक बनाती हैं। इनमें से एक को आप कहते हो GP120 और दूसरे को कहते हो GP41। GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, 120, 41 इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमने उस लिहाज से क्लासिफाई किया होता है। पहले हम इसको देखते हैं, ये देखो GP120 है और
GP41 है। ये आपके पास पूरा स्पाइक है, ठीक है। इस स्पाइक का ये वाला हिस्सा जो मेम्ब्रेन एनवेलप में गया हुआ उसके साथ अटैच है, इसे आप कह रहे हो GP41। और इसका ये वाला हिस्सा जो ऊपर से बल्ज किया हुआ है, राउंडेड सा है, इसे आप कह रहे हो GP120। तो दोनों मिल के पूरा स्पाइक बनाते हैं, 41 एंड 120। इसकी वजह से फिर हम देखते हैं वायरस अपने होस्ट के साथ अटैच होता है, अटैच होके फिर एंटर होता है, ठीक है। इस एनवेलप की वजह से हम HIV वायरस के लिए वर्ड यूज करते हैं, ये एनवेलप्ड वायरस है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। अब सबसे बाहर तो होगी ये जो रेड सर्कल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, और उसके ऊपर आपने स्पाइक्स देख लिए। अंदर की तरफ आओ, ये देखो ये येलो सर्कल, ये आपके पास मैट्रिक्स प्रोटीन है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स प्रोटीन जो है ये अलग प्रोटीन्स हैं और इनको आप बोलते हो P17। ये मेम्ब्रेन की जो आपके पास GP120 और 41 है उनसे अलग है। ये अलग तरह की प्रोटीन्स हैं जो एनवेलप के अंदर अलग से कवरिंग बनाती है, जिसे आप मैट्रिक्स का नाम देते हो। जब आप मैट्रिक्स से भी अंदर आते हो तो आपको पता लगता है यहां पे एक और स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो यहां आपको डायग्राम में ब्लू नजर आ रहा है, इसको जूम करें, ये आपके पास कैप्सिड है। और जरा गौर से देखो, कैप्सिड आपके पास अलग प्रोटीन्स का बना हुआ है, तो आपने ये डिफरेंस याद रखते हैं। इसे आप वायरल कोर भी कहते हो, कैप्सिड भी कहते हो। बेसिकली कॉनिकल या कॉन शेप में होता है, और ये P24 प्रोटीन्स का बना होता है। ये देखो, ये आपके पास इस शेप को आप कहते हो कॉनिकल शेप, ठीक है, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर पड़ा है वायरस का जीनोम जो कि RNA इन नेचर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आपका जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। वायरसेस में जब हम आते हैं तो हमें पता लगता है यहां DNA के साथ साथ RNA भी एज ए जीनोम काम कर सकता है, लेकिन दोनों में से होगा एक ही। अगर DNA है तो वही जीनोम के तौर पे कर रहा है, RNA नहीं होगा। और अगर RNA एज ए जीनोम काम कर रहा है तो आप देखते हो उस वायरस के अंदर DNA नहीं होता। लेकिन मजे की बात है, कहता है इस जीनोम के साथ ना कैप्सिड के अंदर 3 बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस और प्रोटीएजेस। पहले मैं आपको ये डायग्राम में आइडेंटिफाई करवाता हूं, फिर हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। ये देखो, अब हम कैप्सिड के अंदर आ गए हुए हैं और ये इसके RNA स्ट्रैंड पड़े हुए हैं जो जीनोम है। लेकिन इनके साथ देखो, आपको क्या 3 कलर के और एंजाइम नजर नहीं आ रहे, जिनमें आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है पर्पल में, ब्राउन या आपके पास ऑरेंज येलो में प्रोटीएज है, और तीसरा अगर आप देखो पिंक में इंटीग्रेस है, जो कि उसके जीनोम के साथ ही पड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना, इसका काम होता है कि वो जो वायरस का RNA है इसको पहले DNA में कन्वर्ट करना। इस DNA के लिए हम वर्ड यूज करते हैं cDNA, ये भी समझाऊंगा, कंप्लीमेंट्री DNA। क्यों? क्योंकि ये असल में RNA से बना हुआ है, इसलिए हमने इसे कहा cDNA, कंप्लीमेंट्री DNA। ये जो DNA होता है ना, ये फिर जाके होस्ट DNA के साथ अटैच करता है। कि जो वायरस का RNA है डायरेक्टली ये होस्ट DNA में अटैच नहीं हो सकता। होस्ट DNA के अंदर इसलिए अटैच होना है ताकि वहां जाके नए वायरसेस बनाए जाए। तो बीच में जो गैप आता है ये फिर फिल करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कि वो वायरस के RNA को पहले DNA में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये वायरल DNA होस्ट DNA को जाके कंट्रोल करता है और अपने लिए नए वायरसेस बनाता है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि अगर यही एंजाइम खत्म कर दो तो आप देखोगे कि आपके पास वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा। सेकंड पे आते हैं इंटीग्रेजेस। ये इंटीग्रेजेस वो फिर एंजाइम है जिसने इस DNA को, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने बनाया है, अब वो इस DNA को होस्ट DNA के साथ अटैच करेगा, उसके अंदर ऐड करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा। तो ये एंजाइम इंटीग्रेज है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर यहां DNA बन गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, और अगर वो DNA होस्ट DNA के साथ अटैच ही ना हो तो आपके पास नए वायरसेस नहीं बनेंगे। और फाइनली आप देखते हो प्रोटीएसेस। DNA अटैच हो गया और उसने वायरस के लिए नए RNA और प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। अब प्रोटीन जो है वो जब बनती हैं तो वो फंक्शनल नहीं होती, लार्ज साइज में होती है।
यहां आता है प्रोटीएज एंजाइम। ये क्या करता है, ये वायरस के उन लार्ज प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाता है और उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ये वो प्रोटीन्स हैं जो फाइनली वायरस के अंदर जाती हैं और उसका हिस्सा बनती है। तो इस तरह से तीनों एंजाइम्स जो हैं ये मिल के आपके पास अपना रोल प्ले करते हैं और फाइनली आप देखते हो कि आपको कैप्सिड के अंदर मिलता है इनका जीनोम, ये उनका आरएनए है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इसके पास एक नहीं बल्कि दो आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, मिलके नहीं आते, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होते सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। लेकिन इसके पास नेचुरली तौर पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड होता है ताकि अगर इन केस होस्ट सेल में एंटर होने के बाद एक आरएनए डैमेज भी हो जाए तो दूसरा बैकअप होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके जीनोम में दो आरएनए के आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स मिलते हैं और ये जो आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं इनमें अगर आप देखो तो प्रॉपरली टोटल 9 जीन्स होती हैं जिनसे वायरस की प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये आपके पास आज हमने बैक्टीरियोफेज और उसके साथ एचआईवी वायरस को पढ़ा। अब अगर इसके आरएनए को देखो तो आपको मालूम होगा यहां पे मैंने कुछ ग्रीन डॉट्स भी दिखाए हुए हैं। ये ग्रीन डॉट्स क्या हैं, ये इसके आरएनए के साथ अटैच कुछ प्रोटीन्स हैं जो इसके आरएनए को फोल्ड करने में हेल्प आउट करती है और इनका नेम है P7। तो ये आपने सारे नाम बच्चे याद करने हैं, GP41, 120, P17, P24 और P7। यहां एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करके आपसे मल्टीपल एमसीक्यूज पूछ सकते। लास्ट में हमारा फ्लू वायरस है और फाइनली इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हैं, यह हम इंशाल्लाह कल यहां से कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस कल मिलते हैं।